चलिए शुरुआत करते हैं। साथ के साथ अगर अनअकैडमी पर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पर, जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। 24 महीने का बैच लीजिए, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आपको जुड़ना है। जैसे ही शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, 2D के फॉर्मूले में सबसे पहले मैं ले रहा हूं सबसे पहली 2D आकृति पॉलीगन। तो अपनी कॉपी में आप लिखते जाना, ठीक है। पॉलीगन को हम कहते हैं बहुभुज, यानी कि बहुत सारी भुजाओं से बना हुआ। जैसे कि n बराबर अगर आप 3 ले लेते हो तो ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। n बराबर अगर आप 4 ले लेते हो तो ये हो गया आपका एक वर्ग। तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो वह रेगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन, है ना। समबाहुभुज ऐसे बोलते हैं इसको बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर मतलब समभुज, यानी कि समबाहु चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, इसके साथ साथ आपका पंचभुज, इस तरह से चलता जाता है n के हिसाब से, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जाती है, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब हमारे पास यहां क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर हमसे ये बोला जाए कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का तरीका होता है n इंटू n-3/2। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण बनेगा ही नहीं त्रिभुज में, तो इसमें 2 बनेंगे, तो n बराबर 4 रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो पहला जो आपका फॉर्मूला यहां बना पॉलीगन के अंदर, नंबर ऑफ डायगोनल का बना। अब आता है दूसरा, पॉलीगन के दूसरी बात हम करते हैं। अगर कोई भी बहुभुज है तो बहुभुज में एक आंतरिक कोण होता है, इंटरनल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। तो हम ये कहते हैं आंतरिक कोणों का योग, सम योग क्या होता है? लिख लो, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं इंटरनल एंगल, ये सभी आंतरिक कोण है ना, जितने भी उस बहुभुज की आकृति में आंतरिक कोण होंगे, जितने भी होंगे, जितने भी हो सकता है कि त्रिभुज हो तो 3, त्रिभुज चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं। तो n यहां पर क्या है? भुजाओं की संख्या। उस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है तो 4, पंचभुज है तो 5। तो उसी के अकॉर्डिंग आंतरिक कोणों का योग निकल कर आ जाएगा यहां से, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने किसी भी चतुर्भुज में बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण यानी कि सभी एक्सटर्नल एंगल, तो वह कितने होते हैं? कुल मिलाकर कितना भी बड़ी आकृति हो, कितनी भी भुजाएं हो, वो निर्भर करता ही नहीं है। यानी कि बाह्य कोण निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। बाह्य कोण निर्भर नहीं करता है। बाह्य कोण सिंपल सी बात है 360 ही होगा। कभी भी आपसे पूछे कि n बराबर 10 भुजाओं वाले बहुभुज में बाह्य कोणों का योग बता दो सभी का, 360। चलिए सर, अब आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है? हमेशा याद रखें इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, यानी कि आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये याद रखें आप। तो किसी भी पॉलीगन में आंतरिक और बाह्य कोणों का योग हमेशा 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 180 डिग्री होगा। यह बात निश्चित है। चलिए सर, यह बात तो निश्चित हो गई, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करना चाहूंगा तो अगला पॉइंट, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा ये बता दो। प्रत्येक बाह्य कोण का मान यानी कि ईच एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा? तो सर जब 360 डिग्री सभी भुजाओं का मतलब पूरे पॉलीगन का होता है, तो अगर मान लो n भुजाएं हैं तो 360/n, तो यह होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, n बराबर अगर मान लीजिए पंचभुज ले लिया, तो बताइए प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इसका एक जुगाड़ बताता हूं, सॉलिड वाला। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो ऐसे मत जाओ आप फॉर्मूले के साथ में,
अगर आता है तो लगा लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास प्रत्येक बाह्य कोण निकालने की बढ़िया तरीका है। क्या है? 360 बटे भुजाओं की संख्या 5। तो अगर ये 72 डिग्री आ गया, सुन रहे हो मेरी बात, तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या आ जाएगा? 108। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने पिछले में बताया आपको कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल 180 होता है, तो इससे ही उसका इंतजाम तुरंत बन गया। तुरंत। हमेशा याद रखना कि जाओ तो पहले बाह्य कोण पर जाओ और आंसर पाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में इस लेवल पर। अगर मैं बात करता हूं तो, अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल पूछूं तो, अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल पूछूं तो क्या हो जाएगा सर? भुजाएं आपकी 5 है, तो ये हो जाएगा सर n इंटू एन माइनस का 3 बटे 2, यानी कि 5 इंटू 5 में से 3 गया तो 2 बटे 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल हो गए 5। तो आपके पास विकर्णों की संख्या 5 हो चुकी है। खत्म? क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। अगली आकृति की मैं बात करता हूं मेंसुरेशन 2D में। पॉलीगन हमने खत्म कर दिया। अगली आकृति हम बात करते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त की सबसे जरूरी चीज होती है त्रिज्या। त्रिज्या केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। तो अगर मैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल बात करता हूं तो वह पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं सरकमफेरेंस बात करता हूं तो वह 2 पाई आर होता है। यानी कि ये तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, यह उस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ओ सॉरी परिधि हो गई, ठीक है सर, यह उसकी परिधि हो गई। ये बात आपको क्लियर होगी। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वह त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर, और जो परिमाप होता है या परिधि होती है वह त्रिज्या के समानुपाती होती है। यानी कि कभी भी अगर किसी रेडियस को अगर आप दुगना कर रहे हो तो क्षेत्रफल तो 4 गुना हो जाएगा और उसकी परिधि दुगना हो जाएगी। किसी भी रेडियस को अगर आप 9 गुना कर रहे हो तो उसका एरिया 81 गुना हो जाएगा, उसकी परिधि आपकी 9 गुना ही होगी, क्योंकि वो केवल आर पे डिपेंड होती है, आर पे निर्भर करती है, चेंज नहीं होती बार बार। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है सर 10 मिनट हो गए, ठीक है बंद कर दें, कंप्लीट तो कराना पड़ेगा। चलिए आइए, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं कि रेडियस को अगर मैं 3/2 कह देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9/4 गुना, और सरकमफेरेंस 3/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वृत्त के बारे में यही सारा काम है। चलिए तो यही सारा आपका काम है जो आपके वृत्त के ऊपर काम किया जाता है इस चीज में। चलिए अब यहां जरूरी चीज क्या है सर, अगर ये तो पूरा का पूरा सर्किल है, अगर मैं बात करना चाहता हूं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। और अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करना चाहूं तो परिधि क्या होती है, यानी कि उसका सरकमफेरेंस। हम इसके अगर सरकमफेरेंस की बात करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि वह डिपेंड करेगा इस वाले हिस्से पर, और ये वाला हिस्सा क्या है 2 पाई आर था ना पूरा, तो ये पाई आर हो जाएगा। और अगर मैं परिमाप की बात करूं तो यानी कि इसका भी परिमाप होता है क्या सर, हाँ, क्यों, क्योंकि ये आधी आकृति है ना, इसी वजह से। तो परिमाप हो जाएगा क्या, इसका ये वाला हिस्सा तो होगा ही होगा, साथ के साथ आर और आर, क्योंकि परिमाप वो दूरी है, या फिर कह सकते हैं परिमाप वो पैरामीटर है जो एक बिंदु से शुरू होकर घूमता हुआ उसी बिंदु पर वापस आने की टोटल दूरी को बताता है। यानी कि पाई आर के साथ साथ आपका 2r भी होगा, और ये याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, पाई आर के साथ साथ आपका 2r भी हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब वृत्त के बारे में अगली इंफॉर्मेशन। तो वृत्त के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सर ये बात तो अच्छी लगी हमें, एक वृत्त में एक रिंग होती है, रिंग, यहां पर
एक छोटी त्रिज्या दी गई होती है और एक बड़ी त्रिज्या दी गई होती है। तो इसको हम कहते हैं, कोई पार्क हो गया या कुछ हो गया, तो इसको कहते हैं रिंग। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग, ये होता है पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लिख लो, पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर टाइम ज्यादा लग जा रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई साहब, क्योंकि चीजें क्या पूरी हो जाए बेटर है अपने लिए, तो है ना। हाँ, 5:30 बजे हम 3D कर लेंगे, हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एरिया ऑफ रिंग ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये परित्रिज्या है और ये अंत्य त्रिज्या है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला इस पर और बनता है जो कि पेपर में जरूर आएगा आपके, चाप का। तो किसी भी वृत्त के लिए जो चाप होता है, वो चाप होता है आपका एंगल इनटू आपकी त्रिज्या, रेड मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है। और जो एंगल होगा ना इसमें, एंगल मतलब कोण, कोण कैसा होगा कोई बता सकता है आप में से? कोण हमेशा रेडियन में होगा। अब रेडियन ही नहीं पता कई लोगों को। रेडियन का मतलब होता है वह इकाई जहां पर कोण पाई की टर्म में होता है, इसी को हम रेडियन बोलते हैं। जैसे कि पाई/6 यानी कि 30 डिग्री। समझ में आई बात? ऐसे चलिए आइए, तो ये क्लियर हो रहा है, चाप बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो फिर इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं? एक तो ये चीज दिमाग में रख लो कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या होगा, लेकिन कोण ऐसे नहीं आएगा, कोण आएगा रेडियन में। जैसे कि मैं बोल देता हूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मत लिख देना, यहां पर गलत हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में बदल देना, पाई/6 ऐसे। ठीक है माय डियर, ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर रखना फिर आप, है ना, अगर है तो क्लियर रखना, बढ़िया वाली। ठीक है, आइए आगे क्या बनता है सर? आगे कभी कभार आपको मान लो कि कोई के वृत्त दे दिया और वृत्त का चाप दे दिया, तो याद रहे ये O है, ये रेडियस है और यह एक आर्क है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 LR। नोट कर लो, यहां A आपका इस चाप का क्षेत्रफल है, ठीक है, L आपके चाप की लंबाई है, अगर चाप की लंबाई दे रखी हो, और R आपकी क्या है? त्रिज्या है। तो ये पेपर में जरूर आएगा, ये आप अभी लिख के रख लो कि अगर क्षेत्रफल और किसी भी वृत्त की चाप की लंबाई और त्रिज्या का संबंध पूछे तो 1/2 LR होता है, 1/2 LR होता है। लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करना चाहूं कि भाई एक सर्किल है, उस सर्किल का चक्कर लगा रहा है कोई सर्किल, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी बताओ? एक चक्कर में तय दूरी, तो एक सर्किल के द्वारा जिसकी रेडियस में R मान ले रहा हूं, जिसकी त्रिज्या R है, तो वह एक चक्कर में 2πr कवर करेगा। कितनी दूरी कवर करेगा? वह एक चक्कर में 2πr दूरी कवर कर लेगा। सर ये बहुत बढ़िया बात कही। यानी कि अगर मैं बात करूं ये n चक्कर लगा रहा है, तो n चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? n गुणा 2πr। ठीक है, तो n इंटू 2πr हो जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या को 20% बढ़ा दे, त्रिज्या को 20% बढ़ा दे, तो एरिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा? बताओ क्या पड़ेगा? एरिया के साथ क्या होगा? ये वाला भी बन जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, आराम से देखो, जो लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आराम से देखते जाओ। हाँ, तो क्या हो रहा है सर? अगर आप त्रिज्या को 20% बढ़ा रहे हो, तो इस 20% को आप लिख सकते हो 5 से 6 और 5 से 6,
यहां 2 बार ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वह त्रिज्या के गुणनफल पे डिपेंड करता है, वो भी 2 बार लगेगी वो बात। यानी कि 25 से कितना हो गया, 36 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 11 की 25 के सापेक्ष में गुणा 100, 44%। आप एक तो सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो अनुपात वाला, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला भी है वो भी आप लगा सकते हो। अगर x% की वृद्धि हो रही है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100%। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 44% आ जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। हर एक चीज कवर कर रहा हूं मैं ना, चिंता ना करो आप। अब चलते हैं त्रिभुज की तरफ। ट्राइंगल, त्रिभुज। अगर मैं त्रिभुज की चर्चा कर रहा हूं तो त्रिभुज के बारे में क्या बातें होती हैं वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका ये आधार दे रखा है और उसी आधार के सापेक्ष में ऊंचाई दे रखी है, सुन रहे हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ध्यान रहे, मैं दोबारा से बोलता हूं कि हमेशा याद रहेगा आपको कि जो ये आधार है उसी के सापेक्ष में ऊंचाई लेनी है, जो ये आधार है उसी के सापेक्ष में ऊंचाई लेनी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उसी के सापेक्ष में लेनी है आपको। ठीक है माय डियर, चलिए आइए आगे। मैं अगर बात करना चाहता हूं तो अगर कोई ये क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना है और इसकी 3 भुजाएं मैंने आपको दे दी, तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, तो ए आपका बी के बराबर नहीं है और ना ही सी के बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया तो इस विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह हीरो के फॉर्मूले से निकलता है, कौन सा, s गुणा s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। नोट डाउन कर लो। और यहां s क्या होगा, अर्ध परिमाप, यानी कि s की जो वैल्यू होगी अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होती है, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि भुजाओं के योग का आधा। तीनों भुजाएं अलग अलग तो विषम बाहु, और आपका जो परिमाप होगा वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल देना इसका क्षेत्रफल अगर विषम बाहु हो, ये पेपर में आएगा भाई। अगर हम बात करते हैं एक त्रिभुज की जो कि समद्वि बाहु होता है उसके बारे में, समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में आपने क्या सुना है, ये A है, ये B है, ये C है, कि सर उसकी 2 भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। अगर 2 भुजाएं समान है और तीसरी भुजा अलग है तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका आप नोट कर लो, b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर रटा जाएगा क्या, ये रटने की आवश्यकता हालांकि आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं a आपकी इक्वल साइड है, यानी कि समान भुजा, 2 समान भुजाएं होती है ना इसमें, क्योंकि ये समद्वि बाहु त्रिभुज है। और B आपकी क्या है, अनइक्वल साइड, असमान भुजा, असमान भुजा। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने दीजिए, है ना। आइए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप, केवल परिमाप की मैं बात कर रहा हूं, तो परिमाप हो जाएगा सर 2a प्लस बी, लिख लो सब चीजें। और ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु। कौन सा बाहु, समद्विबाहु। ये लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज की तरफ। अगला क्या है सर, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है सर, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, √3a स्क्वायर बटे 4। इसका जो हाइट होगी, ऊंचाई, वह क्या होगी, √3a बटे 2। इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी, बोलो, इसके अंदर एक अगर सर्किल फंसा दोगे तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, a बटे 2√3। और इसकी बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, a बटे √3। यहां a क्या है, इसकी भुजा है। क्या है, a क्या है, भुजा है भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई सर, यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर हम संबंध निकालना चाहते हैं कि भाई भुजा का ऊंचाई से क्या संबंध है, तो ऊंचाई बराबर होता है √3a/2। तो यहां हम कह सकते हैं h/a बराबर √3/2 है। तो आप संबंध भी बता सकते हैं आपस में। क्लियर है ना, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं आ रहा ना। भुजा आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस पे ऐसा बनेगा डियर, ये 3 हाइट आपको दे रखी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये आपकी साइड है तो आप हमें बताएं कि इन हाइट से क्या आप संबंध निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं क्या? निकालिए। सर टाइम हो गया। हाँ हो गया, कोई बात नहीं डियर, वो टाइम मेरा ही है, उसको मैं कैसे यूज करता हूं वो मेरे पे छोड़ दो। अभी पहले हम ये कर लेते हैं, फिर अगला जो 3D वाला है वो भी करेंगे, है ना, वो मैं उसको आगे सरकवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लेकिन कर लो, ये जरूरी चीज है ना भाई, ऐसे ऐसे तो नहीं मजाक चल रहा है। इसके बाद चतुर्भुज और कराऊंगा, फिर खत्म, और क्या है। तो क्या हो जाएगा सर? तो सर अगर आप यहां देख रहे हो भुजा के बारे में, तो ये होता है 2/√3। देखो 2h/√3, और h की जगह आप तीनों ये रख सकते हो, h1 + h2 + h3। बस इतना सा काम आपको करना है कि कल को अगर कोई आपको 3 लंब दे दे कि केंद्र से किसी समबाहु त्रिभुज में अंदर 3 लंब डाले गए हैं, तो उनके आप क्या कर दें, योग कर दें, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो केवल आपकी भुजा अगर निकालनी हो आपको, तो इन तीनों का योग कर दो, वही हाइट बन जाती है, बस 2h/√3 दिख रहा है। तो ये पेपर में आ सकता है आपके लिए समबाहु त्रिभुज के आधार पर। आइए अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जो कि 90 डिग्री पे बना हुआ हो, और ये उसका बेस हो, आधार हो, यह उसका लंब हो, और यह कर्ण हो, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एरिया लिख लो पहले। इसकी अंत्य त्रिज्या क्या होती है? ये आर आपकी अंत्य त्रिज्या है। चलो आर आपकी क्या है? अंत्य त्रिज्या है। अंत्य त्रिज्या क्या होती है डियर? बेस प्लस हाइट माइनस का कर्ण हाइपोटेनस अपॉन 2। बाह्य त्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या। यानी कि अगर बाहर की त्रिज्या पूछी जाए, परित्रिज्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं परित्रिज्या या फिर सरकम रेडियस। तो हाइपोटेनस का आधा होता है। क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का आधा होता है। लिखते जाओ जी, बिल्कुल ठीक है। आइए अब आते हैं आगे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो चतुर्भुज में क्या क्या मेन चीज होती है? अपना अपना चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज है ना। पहला चतुर्भुज हम ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है डियर? समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसका आधार अगर पता हुआ हो और उस आधार पर डलने वाला लंब, तो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा। लिख लो, आधार इंटू ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर समांतर चतुर्भुज में कोई डायगोनल है तो वह उसको 2 भागों में विभाजित करता है, और दूसरा विकर्ण उसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। अगर एक डायगोनल डालोगे तो वो 2 भागों में, 2 डालोगे तो वो 4 भागों में विभाजित कर देता है। ये समांतर चतुर्भुज की खास बात है। लिख लो भैया सब लोग, ठीक है। आइए अब आते हैं आयत पर। अब आते हैं अपन आयत पर।
आयत के बारे में बात करो, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में आप एक डायगोनल भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, चलो वो मैंने 545 करवा दिया, ठीक है। आइए, तो ये आपका आयत है, तो आयत की आपकी क्या है, लंबाई L है, आपकी चौड़ाई B है। तो आप मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा। तो आयत का जो एरिया है वह क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये तो आयत की सबसे छोटी बात है कि विकर्ण निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। अब आयत में आते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कोई आयत है और उसमें इस तरह का आउटसाइड पाथ बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये L है, ये B है और X मीटर चौड़ा एक रास्ता बना रखा है चारों तरफ, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। X मीटर चौड़ा एक रास्ता बना रखा है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले रास्ते का। तो जो एरिया है वो होता है सर लंबाई, अगर आउटसाइड है ना, जैसे देखो L भी अंदर है तो बाहर की तरफ रास्ता है, तो 2x इंटू 2x, तो प्लस 2x कर दो और फिर 2x कर दो, ठीक है। प्लस 2x कर दिया क्योंकि x 2x दोनों तरफ बढ़ जाता है। चलिए, अगर मैं इसी रास्ते की बात करता हूं और L और B बाहर है और अंदर की तरफ बना दिया, बना सकता है ना भाई। जैसे मान लो ये लंबाई दे दी आपको, ये चौड़ाई दे दी, तो अब आपको पता लग गया कि रास्ता अंदर है, ऐसे मतलब आपने अंदर की तरफ ही बनाया है, अपनी जगह को आपने अपनी ही जगह को यूज किया है, आपने बाहर अतिक्रमण नहीं किया। तो आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, ये रास्ते का ही क्षेत्रफल है जो बात हम कर रहे हैं, तो L प्लस B। अब अंदर की तरफ है तो माइनस का 2x और 2x यहां माइनस में हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। आइए, ये अंदर की तरफ है, पता लग रहा है ना, माइनस आया तो अंदर की तरफ क्यों आया, क्योंकि L बाहर है तो अंदर रास्ता है, L अंदर है तो बाहर रास्ता है, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड पाथ हो गया और ये आपका आउटसाइड पाथ हो गया। आइए आगे, अब एक पाथ आता है जो बीचों बीच निकल कर आता है, जैसे कि ये आयत है तो एक रास्ता इसके समांतर निकल जाएगा, लंबाई के, और सॉरी एक चौड़ाई के और एक लंबाई के, और इसकी भी हम x मान लेते हैं विड्थ कि भाई x मीटर चौड़ा है, कहीं से भी ले लो, और बीचों बीच है तो ये एक साइड ही निकल रहा है, तो ये लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे पाथ का जो अंदर की तरफ दिख रहा है ना ये रास्ता, ये पूरा रास्ता, इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो केवल L ले लो, B ले लो, केवल प्लस का W इंटू W, केवल एक बार, या माइनस, तो माइनस आएगा। रीजन, क्योंकि आपको पता है अंदर की तरफ है तो माइनस आता है, अंदर की तरफ है ना तो माइनस आता है। कर लो नोट आराम से। चलिए, आइए अब हम बात करते हैं वर्ग की। ये एक वर्ग है, वर्ग की सबसे खास बात उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान से देखना, वर्ग बहुत ज्यादा जरूरी है डियर। इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a, लिख लो इसको। यानी कि सर इसकी तो a तो साइड हो गई, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, इसका जो परिमाप होता है वह 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। और आयत का भी परिमाप लिखाऊंगा, और इसका जो डायगोनल होता है यानी कि विकर्ण वह √2a होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप विकर्ण के सापेक्ष में इसको अगर हम d मान लेते हैं तो एरिया लिख के बताओ। तो विकर्ण के सापेक्ष में एरिया होता है d² बटे 2, लिख लो भाई।
ठीक है, तो विकर्ण के सापेक्ष में जो क्षेत्रफल होगा वो डी स्क्वायर बटे 2 होता है। हमेशा याद रखना, आपको विकर्ण दे देगा √12, तो एरिया निकाल दो 12/2 6, क्योंकि √12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, डब्ल्यू नहीं है, एक्स लिख दो यार, सॉरी। क्लियर है? इस पे आओ आयत पे। आयत का परिमाप क्या होगा बताना? आयत का परिमाप, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। एल एल होगा, बी बी होगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप हो गया। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है भाई साहब? चलो, अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत, यहां तक तो। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं रोम्बस पर। ये तो पेपर में आता ही है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो एक ऐसी आकृति की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात लिखते रहो, एक ऐसी आकृति की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में नहीं होती हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की होती है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा भाई, मुझे ही तो लेनी है, कोई और थोड़ी लेगा जाके वहां पे। ठीक है, और उसके जो डायगोनल है ना विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। बस यही बच रहे हैं, एक समलंब और बच रहा है बस। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं सारे। अच्छा सर, और दूसरी बात, ये जो डायगोनल है ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने इसको ए बी सी डी लिख दिया, तो ये जो डायगोनल है ना वो इसको आधा आधा है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया इस AC को D1, तो और ये O पॉइंट है, तो आप इसको कहोगे AO को क्या कहोगे, D1/2, यानी कि आधा आधा रहता है। OC को क्या कहोगे आप, D1/2, क्योंकि पूरा D1 है। इसी प्रकार अगर मैं बोल देता हूं BD, BD को मैंने लिख दिया D2, तो आप BO को क्या कहोगे, D2/2, और आप OD को क्या कहोगे, D2/2। आई बात समझ में? ये मतलब आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, और यहां आपका एक ट्रिपलेट बन जाता है, फिर भुजा निकाल लेते हो आप। तो ये तो मैंने नॉर्मल आपको दिया है। अब क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो इस रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 आपके दोनों विकर्णों का गुणनफल। नोट डाउन करते जाओ, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं भैया। ठीक है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो क्या सर यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या? मैंने कहा ना भाई ना, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा तो आपको कंफ्यूज भी करेगा बार बार। तो ये कह सकते हैं कभी कभार कि सर आपकी सामने वाली भुजा से, सामने वाली भुजा पर लंब भी दे दिया मैंने, ये लंब है मान लो, ये E, CE आपका क्या है, CE आपका लंब है AB पर, CE आपका लंब है AB पर। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, आधार इंटू ऊंचाई। तो AB इंटू CE, यह भी एक क्षेत्रफल हो सकता है, दूसरा क्षेत्रफल। ठीक है, एक क्षेत्रफल तो दोनों डायगोनल का गुणनफल का आधा, दूसरा क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, तीसरा भी है, रुक जाओ। तीसरा इस तरह का होगा कुछ कि ये आपको एक रोम्बस दे देगा, बोल देगा कि भाई रोम्बस है, और ये बीच में डायगोनल डाल देगा, डालने दो, और बोल देगा कि भाई ये भुजाएं हैं ए ए ए ए, और उसके बीच का कोण दे देगा थीटा। तो क्षेत्रफल निकालो क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई ट्राइंगल होता है और उसके बीच में थीटा कोण होता है तो इसका एरिया होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर साइन थीटा। तो इसी तरह से दो ट्राइंगल यहां बन जाते हैं, 1/2 भुजा का स्क्वायर साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी रोम्बस में आपको अगर साइड दे दी और उसके बीच का कोण दे दिया तो क्षेत्रफल हो जाएगा A² साइन थीटा। ये आते हैं और भर भर के आते हैं, आप जी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ठीक है सर, और एक चीज और कि सर विकर्णों का भुजा से संबंध और बता दो। तो मैंने ये लिख दिया D1² D2² बराबर 4A²। ये क्या है, इन डायगोनल्स का
इन विकर्णों का इस भुजा से संबंध है। आया कैसे? पाइथागोरस। d1/2 d2/2 होल स्क्वायर लगा दिया, 4 इधर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर कर दिया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। चीजें क्लियर हो गई? ये रोम्बस की पूरी कहानी है जो मैंने आपको पूरी की पूरी लिखा दी है, बता दी है, दिमाग में रखिएगा। लास्ट और फाइनल समलम चतुर्भुज, फिर हम मिलेंगे 3D में। चलिए, समलम चतुर्भुज की क्या बात कर रहे हो सर आप? ये आता है पेपर में यार। देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं और दूसरी भुजाएं असमांतर होती हैं, बाकी की भुजाएं आमने सामने की समांतर है। तो ये अगर मान लो ये ए है, ये मान लो अगर बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी को ही ऊंचाई बोलते हैं हम। लंबवत दूरी ही ऊंचाई कहलाती है। ये ऊंचाई हो गई सर, अगर मैं इसको ई मान रहा हूं तो ये ऊंचाई हो गई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी, यही समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्त। लिखते जाओ, यही समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। हां, समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी। सर और क्या होता है? और बताता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, मध्य बिंदु, इसको बोल सकते हैं आप PQ। तो इस PQ की आप निकालना चाहते हैं लेंथ, तो ये PQ क्या होगा बता सकते हैं? अगर P आपका ये मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है, दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो PQ बन रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या बताइए? इसको ये दोनों बराबर अनुपात में काटता है, मध्य बिंदु है ना, तो ये होता है सर दोनों समांतर भुजाओं का योग का आधा। दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। ठीक है, PQ। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और इसमें चलती है काम की, कि अगर ये एक समलम चतुर्भुज है और इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक तो ये रहा बन गया और एक ये बन गया, तो ये विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, तो उन विकर्णों के मध्य बिंदुओं को, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये O पॉइंट है, और ये E है, और ये F है। ये क्या है? E F, विकर्णों का मध्य बिंदु। विकर्णों का मध्य बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी वाली AB माइनस CD/2। लिख लो इसको भी, ये भी आ जाता है पेपर में कि कभी कभार दोनों समलम चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु को पूछ लिया जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर है डियर? चलिए, एक चीज ये भी आप हमेशा याद रखें इसमें, समलम चतुर्भुज में, बोले सर क्या? कि अगर आपके दोनों डायगोनल हैं, जैसे कि ये डायगोनल मैं बना रहा हूं, ये डायगोनल मैं बना रहा हूं, ये डायगोनल एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं? O पर काट रहे हैं ना। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। तो ये बात याद रखना कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? हां, सिमिलर होते हैं। दिख रहे हो ना, क्योंकि सब बराबर हो गए कोण। अगर सिमिलर हो गए तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका अनुपात मैं बोल देता हूं, इसका अनुपात P अनुपात Q है। लिख लो, जैसे कि OC अनुपात OA, OC अनुपात OA दे रखा है, P अनुपात Q। तो आप ये याद रखें कि जब इन दोनों, इसके सामने का अनुपात P है, इसके सामने का अनुपात Q है, तो ये अनुपात बराबर होगा, समानुपात हो जाएगा। OC वाला ले रहे हैं पहले, DC अनुपात और AB।
सही है ना, याद आता है ये चीज, ये आती है ना पेपर में काम में। हाँ चलिए, तो ये पूरे के पूरे आपके 2D के फॉर्मूले थे। जल्दी से मुझे बता दो, क्या थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है क्या? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे बता दें कि यस सर रिफ्रेशिंग हो गया। अभी मैं 3D भी कराने वाला हूं, जस्ट करना चाहते हो तो भैया इस प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लो, सभी सब्जेक्ट मिलेंगी। एसएससी एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 24 महीने का बैच ले लो और कोड अनअकैडमी पर आप साहिल 10 लगा देना, अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, साहिल 10 लगाकर आप अनअकैडमी में कहीं भी जुड़ सकते हैं। आस्क ए डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर सब कुछ मिलता है। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन कर सकते हैं आप, है ना, इनऑपरेटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं, तैयार हैं आप? जल्दी से बता दो और खींच के लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, ये बहुत लोगों के काम की वीडियो है। तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी